ये तो आज पढ़ेंगे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। जैसे हम लीनियर मोशन में पढ़ते थे मास, लीनियर मोशन में मास पढ़ते थे, उसी तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आपका रोटेशनल मोशन में, इसका इक्विवेलेंट है, ठीक है। रोटेशनल मोशन में ये इसका इक्विवेलेंट है आई। ओके, अब देखो जो आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है, मान लो कोई एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, ये बहुत बड़ा सिस्टम है कोई, तो अब ये मान लेते हैं इस रोटेशन पॉइंट के, इस पॉइंट के चारों तरफ ये मूव कर रहा है, रोटेशनल मोशन में है, प्योर रोटेशनल मोशन है, ठीक है। यस सर। रोटेशनल मोशन है, तो इसका कोई एक पर्टिकुलर कोई पार्टिकल लिया हमने, मान लेते हैं m1 मास का पार्टिकल है। तो इसमें होता क्या है कि जो ये सारे के सारे पार्टिकल एक ही वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहे होंगे, एक ही एंगुलर वेलोसिटी होती है सबकी, है ना भाई। जो इस बॉडी की होगी वही उन पार्टिकल्स की एंगुलर वेलोसिटी होगी। क्लियर है? यस सर। तो अगर इस छोटे से पार्टिकल की बात करें तो k1 मान लेते हैं कि इस पार्टिकल का जो काइनेटिक एनर्जी है वो k1 है, तो k1 किसके बराबर होगी? हाफ m1 v1 स्क्वायर, ठीक है। यस सर। और v1 किसके बराबर होगा? r ओमेगा के बराबर होगा, r1 ओमेगा। यस सर। r1 क्या है? r1 है इसका जो सेंटर ऑफ रोटेशन है, उससे इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यस सर। जो फोर्स लगा रहे हैं हम, फोर्स जो हमने एक्सटर्नल लगाया है आर, वो उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, लाइन ऑफ फोर्स से इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। यस सर। तो यहाँ पे ओमेगा तो मैंने बताया तुम्हें कांस्टेंट रहेगा हर एक पार्टिकल के लिए, चाहे वो m1 हो, चाहे वो m2 हो, चाहे वो m3 हो, सबके लिए कांस्टेंट वैल्यू रहनी है। तो ये हो जाएगा आपका हाफ m1 r1 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब यस इसी तरह से बाकी सब पार्टिकल की भी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो मान लेते हैं के एन nth पार्टिकल जो होगा इसका होगा mn और rn और ओमेगा स्क्वायर। अगर सबकी काइनेटिक एनर्जी ऐड कर दें तो किसके बराबर आएगी? के आई समेशन कर दूं, i इज इक्वल टू 1 टू n। यस सर। अब जब इसका आप समेशन करोगे तो यहाँ पे देखो हाफ ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा आपका बाहर, ठीक है। और v1 इज इक्वल टू, ये r1 का स्क्वायर भी होगा, v1 का स्क्वायर करना है ना, v इज इक्वल टू r ओमेगा, तो r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। यस तो सर। यहाँ पे जब हम इसको सम करेंगे तो हाफ ओमेगा स्क्वायर अंदर आ गया, और अंदर क्या बच, ये कॉमन आ गया, बाकी क्या बचेगा? m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर, और लास्ट में हो जाएगा आपका mn rn स्क्वायर, ठीक है। तो इसको मैं यस क्या सर। लिख सकता हूँ? हाफ ओमेगा स्क्वायर समेशन i इज इक्वल टू 1 टू n, और मैं इसको लिख सकता हूँ एम आई आर आई स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो यस सर। क्वांटिटी है हमारी, ये वाली, इस क्वांटिटी का देखो k इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर से इसका कंपैरिजन करोगे, अगर इसको, ये है आपका लीनियर मोशन, यस ठीक सर। है। और ये कैसा मोशन आया आपका? ये है रोटेशनल मोशन। यस। तो लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन में कंपैरिजन करोगे तो यहाँ पे देखो v तो हम कह रहे हैं ओमेगा के बराबर है ना। यस। तो ये जो वैल्यू आई है हमारी, ये वैल्यू इस m के बराबर है, ठीक है। यस। तो जनरली हम जो k की वैल्यू है, k की वैल्यू को लिखते हैं हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ पे आई ये हो जाएगा, यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे जो आई की वैल्यू आई वो आई समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू n और एम आई आर आई स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो आई है, दिस इज योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, समझ गए बात? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यस क्लियर? सर। यस तो सर। इसको कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हमेशा काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे रोटेशनल मोशन के लिए, और उसकी कंपेयर कर देंगे के इज इक्वल टू आई ओमेगा स्क्वायर से, तो जो आई की वैल्यू रखी होगी वो हो जाएगी आपकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हमेशा किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे हम, यही प्रोसेस को फॉलो करना है, ठीक है। यस सर। एक चीज यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम कि आई डज नॉट डिपेंड अपॉन ओमेगा, आई जो है आपका डज नॉट डिपेंड अपॉन ओमेगा,
ओमेगा पे आई डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि इसके फॉर्मूले में ओमेगा कहीं भी नहीं आ रहा। ठीक है, यस सर, यस। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। अभी कुछ और थोड़ा ब्रॉडर वे में इसको स्टडी करने वाले हैं। तो अभी देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन रिंग रोटेटिंग अबाउट इट्स सेंटर विद मास। उस रिंग का मास m है, जो देखो ये कोई रिंग है, ये आपके पास है कोई रिंग, और ये अपने सेंटर के अराउंड रोटेट कर रही है। ठीक है, यस सर, यस सर। तो सेंटर के अराउंड रोटेट कर रही है। ओके, ये थ्रू एंड थ्रू है। ये जो प्लेन है ना आपका, ये यस यहाँ सर, पे मान लो कोई आपने रिंग ले लिया है, और ये रोटेशन एक्सिस क्या है इसका, सेंटर में है, इस तरह से परपेंडिकुलर। ओके, तो यस सर, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें फाइंड करना है। अब ये जो बॉडी है, जो रिंग है, रिंग का रेडियस कितना है, रिंग का रेडियस है r, है ना। यस और इसका जो मास है वो है, मास ले लिया हमने, सॉरी इसमें स्मॉल लिखा है हमने, तो स्मॉल ही लिख लेते हैं इसको। इसका रेडियस r है और इसका मास है m। अब देखो जैसे हमने वहां पे किया था, उसी सेम पैटर्न में हम इसको यहाँ पे लेके आएंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे। तो v1 किसके बराबर, मान लो इस पे कोई पॉइंट ले लिया हमने छोटा सा, है ना, छोटा सा एक पॉइंट ले लिया m1, इसका मास है। अब ये m1 इसके सेंटर ऑफ रोटेशन जो है, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी बैठेगी इसकी, रेडियस के बराबर। यस सर, तो v1 कितना हो जाएगा, v1 हो जाएगा r1 ओमेगा, है ना। यस सर, तो v1 हो जाएगा तुम्हारा r1 ओमेगा, मतलब इसकी लीनियर वेलोसिटी, इसकी लीनियर वेलोसिटी हो जाएगी तुम्हारी r1 ओमेगा। ओमेगा कांस्टेंट होगा, क्योंकि पूरी बॉडी का जो ओमेगा होगा वही इस पार्टिकल का ओमेगा होगा। क्लियर है, r1 नहीं होगा यहाँ पे, एक्चुअली r ओमेगा होना चाहिए, क्योंकि यस रेडियस, रेडियस है ना, रेडियस तो सबकी इक्वल है। तो यहाँ पे हो जाएगा r ओमेगा। तो इसी तरह से v1 आ जाएगा, उसी तरह से v2 आ जाएगा। v2 क्या होगा तुम्हारा, r ओमेगा हो जाएगा, है ना। तो अब काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे सिस्टम की। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, हाफ m v1 स्क्वायर। देखो m तो सबका बराबर, ये जो है आपका काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी तुम्हारी हाफ m1 v1 स्क्वायर, हाफ m2 v2 स्क्वायर, और लास्ट जो पार्टिकल होगा आपका हाफ mn vn स्क्वायर। ठीक है, इनकी वैल्यूज रख देंगे आप। तो सेम फैशन में हाफ m1, और v की वैल्यू क्या है, v इज इक्वल टू है r ओमेगा, तो r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, हाफ m2 r, r स्क्वायर, टू नहीं आएगा यहाँ पे, r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो कोई भी पार्टिकल होगा, उसके लिए जो r और ओमेगा की वैल्यू होगी वो दोनों के लिए बराबर होगी। ठीक है, यस सर, यस सर, इसमें हाफ ओमेगा स्क्वायर बाहर निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, r स्क्वायर भी बाहर निकल जाएगा, है ना। यस, तो यस क्या सर, बचेगा, m1, और ये लास्ट में mn तक आ जाएगा। मतलब ये क्या है, मास ऑफ द बॉडी, यस ये सर, रिंग का मास है। तो ये आ जाएगा तुम्हारा हाफ m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। फिर इसकी कंपेयर करेंगे हम, कंपेयर किससे करेंगे, k इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, आई की जगह पे क्या रखा है, आई की जगह पे है mr स्क्वायर। क्लियर है। यस तो सर, किसी भी रिंग के लिए ये होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेंटर, सेंटर के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये होगा। क्लियर है। यस सर, लेकिन अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमीटर के रेस्पेक्ट में निकालेंगे, ये अगर इसका ऐसे मूव करेगा, ऐसे अप डाउन डायमीटर के, यस सर, ठीक है, तो वहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट होगा। वहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा हाफ एम आर स्क्वायर। ये आपकी बुक के स्कोप से बाहर। ठीक है, यस सर, खाली सिंपल इसमें फॉर्मूला दिया है, इसका प्रूफ कर सकते हो आप, लेकिन इसका सिर्फ सिंपल फॉर्मूला दिया है। ठीक है, यस, ओके, चलो अभी एक और पढ़ते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी पढ़ा हमने रिंग के लिए, समझ में आई ना बात। यस सर, ओके, अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ेंगे एक रोड के लिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन रोड। थिन रोड का मतलब है जिसमें अपना खुद का कोई मास नहीं है। क्लियर है। तो यस सर, ये हमने कोई रोड ले ली, यहाँ पे मास रखा है m/2, और यहाँ पे मास रखा है, मान लेते हैं m/2। ये दो मास रखे हैं इसके एंड पे। ठीक है,
और Yes, sir. इसके सेंटर के अराउंड ये रोटेट कर रहा है, ये हो गया इसका सेंटर। क्लियर है? Yes, इसकी sir. लेंथ मान लेते हैं हम L है, तो ये कितना हो जाएगा, L/2 हो जाएगा सेंटर से ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस भी इसका L/2 हो जाएगा। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो अभी देखो सेंटर, ये वाला सेंटर है इसका, तो इस सेंटर से जो रोटेशन एक्सिस है, उस एक्सिस से इसका लेंथ कितना है, L/2 है ना, Yes, इस sir. वाले मास का, और इस वाले मास का भी डिस्टेंस L/2 है। तो टोटल जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, देखो एक मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इसका होगा, एक मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इसका होगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा आपका। ठीक है? Yes, sir. क्योंकि ये सर्किल बनाएगा ना ऐसे, Yes, sir. जब ये मूव करेगा तो सर्किल बनाएगा, है ना। Yes. तो इसमें जो आई होगा टोटल, वो हो जाएगा I1 प्लस I2। ठीक है? तो I1 क्या होगा, I1 होगा आपका ये आपका जो है mr², अभी अभी पढ़ा हमने, Yes, sir. I इज इक्वल टू mr²। तो I की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी I1 की वैल्यू mr², m कितना है, m/2, r Yes. कितना है, L/2 का स्क्वायर। ठीक है? प्लस ये भी हो जाएगा m/2 इंटू L/2 का स्क्वायर। ठीक है? Yes. इसको ऐड कर देंगे तो देखो ये हाफ और ये हाफ फुल हो जाएगा, Yes, sir. तो यहाँ पे mL²/4 ये आ जाएगा तुम्हारा फाइनल आंसर। ठीक है? तो वन से रोड इज रोटेटिंग अबाउट इट्स सेंटर, सेंटर के रेस्पेक्ट में अगर वो रोटेट कर रहा है तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है mL²/4। m क्या है, m है आपका मास, टोटल मास जो इसके इस एंड पे रखा है, इस एंड पे रखा है। क्लियर है कंसेप्ट? सर बुक में सर 12 दिया हुआ है। अरे वो देखो आप, वो 12 अलग है, 12 तुम्हारा जो है वो परपेंडिकुलर टू रोड एट मिड पॉइंट, वो अलग है। ये देखो ये वाला है, उसमें इसमें जो मास है वो आपका एंड पे रखा हुआ है। सो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका आई, ये करता है चेंज, जो इसके चेंज का अपोजिशन करता है। जैसे मास, आप किसी मास पे जब फोर्स लगाते हो, उसको जब आप एक्सटर्नल फोर्स देते हो तो वो उसका अपोजिशन करता है ना, बॉडी, यस सर। उसका मास अपोजिशन करता है। सिमिलर फैशन में जब आप यहाँ पे रोटेशनल मोशन हम स्टडी कर रहे हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज जस्ट द रेजिस्टेंस ऑफ चेंज इन शेप। ठीक है? यस सर। ये आई क्या करेगा, ये आई करेगा रेजिस्टेंस ऑफ चेंज ऑफ शेप ऑफ बॉडी। ये बॉडी का शेप चेंज नहीं होने देगा, उसका अपोजिशन करेगा। ठीक है? यस सर। यस। और दूसरा, आई किस किस चीजों पर डिपेंड करता है, आई जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है कि उसका बॉडी का शेप कैसा है। ठीक है? यस सर। शेप पे क्यों डिपेंड करता है, क्योंकि आई में आप देखते हो, आई जो है आपका लगभग इस तरह से आता है mr², मतलब एक तो मास आता है, मास ऑफ द बॉडी, तो मास ऑफ द बॉडी तो चेंज हो नहीं सकता, वो तो इक्वली रहता है चाहे आपकी बॉडी की शेप कुछ भी हो, है ना। यस सर। बट आर चेंज हो जाता है। ठीक है? तो यस सर। आई का जो हम लिखते हैं, आई को लिखते हैं हम mk²। अगर आई का स्टैंडर्ड फॉर्म हम लिखें तो mk² लिखेंगे इसको, जहां पे k को कहते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन, यस सर। रेडियस ऑफ जायरेशन। ठीक है? अब ये k जो है शेप के ऊपर डिपेंड करता है, k डिपेंड्स अपॉन शेप ऑफ द बॉडी, डिपेंड्स अपॉन शेप ऑफ द बॉडी। ठीक है? बॉडी का जो मास है वो किस तरह से फैला हुआ है उस पर डिपेंड करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान के चलो कि आप एक कुर्सी पे बैठे हो, है ना, अब मैं इस कुर्सी पे बैठा हूं, तो अगर मैं ऐसे हाथ बांध के बैठा हूं और मुझे आप घुमा दो, कुर्सी अगर हमारी रोटेटिंग कुर्सी है तो हमारी स्पीड ज्यादा होगी, अगर मैं ऐसे हाथ फैला लेता हूं तो स्पीड मेरी कम हो जाएगी। ठीक है? यस सर। कम क्यों हो गई, क्योंकि मैंने क्या करा है, मैंने अपनी बॉडी की शेप चेंज कर ली है ना। यस सर।
तो अगर बॉडी का शेप एक जगह है, मतलब उसका जो वॉल्यूम है, अगर वॉल्यूम उसका कम है, तो वहां पे वॉल्यूम कह दो, एरिया कह दो। अगर आपका लेमिनर शेप है तो लेमिनर शेप में, लेमिनर मतलब शीट है, प्लेन शेप है, तो उस प्लेन शेप में वहां पे एरिया कंसिडर होगा, है ना। तो एरिया यस सर, जितना कम होगा उतना ही मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, या कह सकते हैं आप एंगुलर वेलोसिटी आपकी ज्यादा हो जाएगी, है ना। यस सर, यस लेकिन सर, अगर आपका एरिया बढ़ जाएगा तो जो एंगुलर वेलोसिटी है वो एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाएगी, ठीक है। तो यस ये सर, चीज ध्यान रखनी है आपको, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका अपोजिशन करता है। जो फोर्स लगा के हम रोटेट कर रहे हैं बॉडी को, तो उसका अपोजिशन करेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। तो आप यस जब हाथ फैला रहे हो तो है हाथ फैला रहे हो, अपना रेडियस ऑफ जायरेशन आप बढ़ा रहे हो, है ना। भाई जो इस एंड पे जो आपके बॉडी है, बॉडी का जो मास है, उसका डिस्टेंस आपके सेंटर से जो रोटेट हो रहा है, उस सेंटर से डिस्टेंस ज्यादा आ रहा है, तो ज्यादा आ रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ रहा है ना। यस सर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ रहा है मतलब वो और ज्यादा अपोजिशन करेगा आपकी मोशन का। क्लियर है। यस सर, तो मोमेंट ऑफ, ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर बढ़ता है तो आपकी जो रोटेशनल मोशन में जो एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी का वो हमेशा अपोजिशन करता है। क्लियर है। यस सर, तो ये हुई इसकी कहानी। रेडियस ऑफ जायरेशन हम देखो, स्पेशल स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। तो अब यहाँ पे रेडियस ऑफ जायरेशन, के को रेडियस ऑफ जायरेशन कहेंगे। अब जैसे हमने देखो अभी फॉर्मूले पढ़े थे, हमने क्या पढ़ा रिंग के लिए, हमने क्या पढ़ा कि रिंग के लिए जो आई की वैल्यू है, अगर उसके सेंटर के अराउंड उसको हम रोटेट करते हैं तो आर स्क्वायर होता है। इसका मतलब रेडियस ऑफ जायरेशन यहाँ पे क्या है, आर है, ठीक है। यस अगर हम सर, इसी इसी रिंग को इसके डायमीटर के अराउंड अगर इसको मूव करते हैं तो उस समय पे आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ एम आर स्क्वायर। तो इसका मतलब यहाँ पे रेडियस ऑफ जायरेशन क्या है, आर बाई अंडर रूट टू, है ना। यस सर, भाई आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर से इसको आप वो करो कंपेयर, तो के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाई टू, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर बाई टू आ जाएगी, ठीक है। यस सर, उसी तरह से अब जैसे मान लो हमने एक पढ़ा है सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर और सिलेंडर के केस में जब हम इनर्शिया निकालते हैं अराउंड इट्स एक्सिस, तो वो कितना आता है, हमें आर स्क्वायर बाई टू आता यस है, एम सर, आर स्क्वायर बाई टू। तो यहाँ पे रेडियस ऑफ जायरेशन क्या आ जाएगी, आर बाई रूट टू रूट आ टू जाएगी, सर, ठीक है। एक आपका जो ये है स्फेयर, स्फेयर का जो आपका स्फेयर का जो ये है, क्या नाम, एक मिनट, स्फेयर का जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है, मोमेंट यस ऑफ सर, इनर्शिया कितना है, एम आर स्क्वायर टू बाई फाइव एम आर स्क्वायर, ठीक है। यस सर, तो यहाँ पे के की वैल्यू क्या आ जाएगी, के की वैल्यू आ जाएगी टू बाई फाइव का अंडर रूट इंटू आर, ये हो जाएगा इसका रेडियस ऑफ जायरेशन, ठीक है। यस सर, तो ये कंसेप्ट है तुम्हारा रेडियस ऑफ जायरेशन का, ओके। यस सर, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस क्या कहती है कि मान लो ये कोई प्लेन शीट है हमारे पास, ठीक है, ये यस कोई सर, प्लेन शीट है। तो अब ये कोई इसका सेंटर ऑफ रोटेशन है जहां पे इसके अराउंड ये रोटेट कर रहा है, तो ये एक्सिस हमारा एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये एक्सिस हो जाएगा वाई एक्सिस, और एक तीसरा एक्सिस है जेड जो इन दोनों के परपेंडिकुलर, ठीक है। यस सर, सो अगर हमारे तीन एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो ये देखो ये आपका प्लेन है, एक्स वाई जो एक्सिस है वो प्लेन के अंदर लाई कर रहे हैं, है ना। और जेड यस सर, एक्सिस इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो ये यस जो सर, परपेंडिकुलर एक्सिस है आई जेड, अगर हम आई जेड निकालें, आई जेड मतलब ये परपेंडिकुलर, देखो ये हमारा मान लो प्लेन है, तो ये एक्स हो गया, ये वाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा जेड। तो जेड यस के सर, अराउंड अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, जेड के अराउंड अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, तो वो आई जेड जो होगा तुम्हारा वो आ जाएगा आई एक्स प्लस आई वाई। बस सिंपल सी थ्योरम है, ठीक है। यस सर, तो किसी परपेंडिकुलर, अगर ये कहाँ पे एप्लीकेबल होगी थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, ये होगी लैमिना के केस में। लैमिना मतलब आपका प्लेनर शेप होगा, ठीक है। यस सर,
प्लेनर शेप मतलब जिसमें लेंथ और ब्रेथ हो ओनली, हाइट नहीं होनी चाहिए, 3 डायमेंशनल यस शेप नहीं होनी चाहिए, वहां पे आप इस थ्योरम को यूज कर सकते हो। ठीक है। सो यस किसी सर भी लेमिना के लिए अगर हम दो एक्सिस का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो उसके परपेंडिकुलर, दोनों एक्सिस के परपेंडिकुलर तीसरे एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हो जाएगा, वो दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड करने पे हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, समझ आई बात? यस तो सर इसका है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए प्लेनर बॉडी अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया अबाउट टू परपेंडिकुलर एक्सिस कंकरेंट विद परपेंडिकुलर एक्सिस लाइन इन द प्लेन ऑफ द बॉडी। तो यस ये जो सर एक्स वाई है वो प्लेन ऑफ द बॉडी में लाई करते हैं, ये वाई जेड जो एक्सिस है वो इसके परपेंडिकुलर है, तो जेड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के एडिशन के बराबर होगा। बहुत सिंपल सी थ्योरम है। इस पे बेस्ड है हमारा एक एग्जांपल नंबर 7.10। ठीक है, यस 7.10 देख लेते हैं। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क अबाउट वन ऑफ इट्स डायमीटर। देखो अभी अभी पढ़ा हमने कि डायमीटर का, जो डायमीटर के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें फाइंड करना है। ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मोमेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम आई लिख देता हूँ इसको, यस सर ऑफ ए डिस्क, ऑफ ए डिस्क अबाउट वन ऑफ इट्स डायमीटर, यस अबाउट वन ऑफ इट्स डायमीटर। तो इसी यस सर थ्योरम का यूज करते हुए हम उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे। ठीक है, यस सर अब देखो ये आपने मान लेते हैं एक डिस्क ले लिया। डिस्क कैसा होता है, डिस्क होता है सॉलिड। ठीक यस है, सर डिस्क है बिल्कुल सॉलिड। तो अब इसमें जो है आपके दो एक्सिस, ये एक एक्सिस ये एक्स एक्सिस, एक एक्सिस ये वाई एक्सिस। ठीक है, और एक तीसरा एक्सिस हमने ले लिया जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है, जेड एक्सिस। ठीक है, यस सर ओके। अब यहाँ पे देखो, आई एक्स से ले लो चाहे आई वाई को ले लो, भाई ये आपका मान लो डिस्क है। डिस्क को चाहे आप एक्स एक्सिस के अराउंड रोटेट करो, ऐसे रोटेट करो, या वाई एक्सिस के अराउंड रोटेट करो, आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो बराबर होगा। तो यहाँ पे जो आई एक्स की वैल्यू होगी वो आई वाई के बराबर होगी। ठीक है, यस सर तो इसको हम मान लेते हैं, इसका मतलब कहने का है कि आई वाई को हम लिख सकते हैं आई एक्स। तो जेड के अराउंड जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, जेड क्या है तुम्हारा, जेड है तुम्हारा डायमीटर, है ना? यस ठीक है, और तो डायमीटर हाँ यस सर ठीक है, तो यहाँ पे थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस से हम क्या करेंगे, आई जेड किसके बराबर हो जाएगा, आई एक्स प्लस आई वाई के बराबर हो जाएगा। तो ये यस सर लिखेंगे हम 2 आई एक्स के बराबर। ठीक है, यस सर ओके। अब आई जेड क्या होगा आपका, आई जेड अभी डायमीटर के अराउंड हम पढ़ चुके हैं। डायमीटर के अराउंड हमारा कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अभी अभी पढ़ा हमने कि डायमीटर डायमीटर के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हमारा एम आर स्क्वायर बाई 2। 2 सर यस तो ये आ जाएगा 2 आई एक्स। तो आई एक्स कितना आ गया, आई एक्स सर आ गया तुम्हारा एम आर स्क्वायर बाई 4। 4 समझ गए यस बात? तो ये हो गया तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अराउंड एक्स एक्सिस। ठीक है, यस सर क्लियर है? यस सर थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या कहती है कि अगर हमारे पास, मान लेते हैं कि ये मान लो एक रिंग है, ठीक है, रिंग रोटेट कर रही है यस इसके सर अराउंड, जेड एक्स ये एक्सिस है इसका डायमीटर। तो डायमीटर के अराउंड मान लो ये रोटेट कर रही है, और एक और दूसरा हमने एक्सिस लिया है। अब हमें इसे घुमाना चाहते हैं इसके इस एक्सिस के अराउंड। यस ठीक है, ये एक्सिस इसके पैरेलल है। ओके, सर तो ये हो गया इसका टेंजेंट, ये हो यस गई सर इसकी टेंजेंट पैरेलल टू डायमीटर, पैरेलल टू डायमीटर। यस सर जिस एक्सिस पे घूम रहा था ये, उस एक्सिस के पैरेलल एक हमें एक्सिस लिया है हमने। अब हम इसको इसके पैरेलल घुमा, इसके इस एक्सिस पे इसको घुमाना चाहते हैं। तो मान लेते हैं कि इसका डिस्टेंस हमारा a है। ठीक है, यस और सर ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लेते हैं आई एक्स है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लेते हैं आई है। तो इस एक्सिस के पैरेलल अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है,
तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस सेज दैट दिस इज इक्वल टू ix प्लस ma²। ठीक है, यस तो इसको शब्दों में कैसे कह सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एक्सिस विच इज पैरेलल टू अनदर एक्सिस इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया of the axis and product of mass and distance of this and square of the distance of this distance between two axes। ठीक है, अपनी भाषा में कहनी है बात, किसी भी तरह कह सकते हो। ओके, यस सर। तो अब अगर हमें मान लेते हैं, ये हमारे पास एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपका एग्जांपल नंबर 7.11। 7.11 क्या कहता है कि व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रोड ऑफ मास m, लेंथ l अबाउट एक्सिस थ्रू वन एंड। देखो आपके पास क्या है, रोड है, रोड का मास है m, ठीक है, इसका यस मास दिया है उसने m और इसकी लेंथ दी है l। तो हमें फाइंड करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू थ्रू वन एंड। What is the moment of inertia of a rod of mass m, length l, about an axis perpendicular to it through one end? इस रोड के परपेंडिकुलर एक्सिस होना चाहिए और एंड से पास होना चाहिए। ठीक है, यस सर। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लेते हैं आई है। ओके, यस सर। तो ये हमारा क्वेश्चन है 7.11। इसमें क्या है कि एक रोड दिया है जिसका मास m है, इसका लेंथ l है और इसके एंड से होके जाने वाली जो उसके रोड के परपेंडिकुलर एक्सिस है उसका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। ठीक है, यस सर। तो हमें ये पता है कि इसके सेंटर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। अगर इसके सेंटर से होके ये एक्सिस गुजरता है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है कितना होता है ना। और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इसकी, l/2 हो जाएगी। यस। तो ये जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करते हुए हम यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते हैं इसके एंड। ठीक है, तो ये हो जाएगा ix प्लस m l/2 का होल स्क्वायर, ये होगा ना। यस सर। ix क्या होता है, ix है आपका ml²/12, यस सर। ml²/12 प्लस ml²/4। ठीक है, यस सर। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने पे ये आंसर आ जाएगा आपका ml²/3। ठीक है, यस सर। ml²/3। तो ये यस इसका यूज है, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का यूज करते हुए हमने इसके एंड के अराउंड भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, यस। यस। एक और एग्जांपल है, देखो ये एग्जांपल नंबर है 7.18। ये जो फिगर मैंने बनाया है ये है एग्जांपल नंबर 7.12 सॉरी 7.12। तो 7.12 में क्या कहता है, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट अ टेंजेंट टू द सर्कल ऑफ द रिंग। ये हमें फाइंड करना है। इसने इसका डायमीटर दिया है r, ये एक ही जगह इसने डायमीटर दिया इसका r। ठीक है, यस। तो हमें टेंजेंट के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो सिंपल है बहुत, यस इसको सर। डिवाइड कर लेते हैं इस तरह से। तो सिंपल है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू हो जाएगा, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस कहती है I इज इक्वल टू ix प्लस इसका जो मास है इनटू r स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। यस सर। तो ये ix क्या होता है, ix इसके जो डायमीटर है, डायमीटर के अलोंग इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, mr²/2। यस सर। अभी अभी पढ़ा हमने mr²/2 प्लस mr², तो ये आ गया आपका 3/2 mr²। ठीक है, तो इसके यस सर। टेंजेंट के अलोंग अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना हो तो उसका ये तरीका है। ठीक है, यस। तो आप थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगाते हुए, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस लगाते हुए किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर निकाल सकते हो। यस। ठीक है, यस सर। बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत सारे क्वेश्चन इस पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस पे, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस पे, यस बहुत सर। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो वर्क डन बाय ए टॉर्क स्टडी करेंगे यहाँ पे, जब हम कोई बॉडी ले रहे हैं अपनी
ये कोई हमारे पास बॉडी है, इस बॉडी के अंदर बहुत सारे पार्टिकल हैं। इस पार्टिकल पे हमको टॉर्क जनरेट हो रहा है, जब ये रोटेशनल एक्सिस के अराउंड जब मूव करेगा तो कुछ टॉर्क जनरेट होगा यहाँ पे, है ना। यस सर। सो जितने भी यहाँ पे पार्टिकल होंगे उन सब का टॉर्क अलग अलग होगा। क्लियर है? यस सर। हाँ, तो हम मान लेते हैं कि टॉर्क हमारे पास टो 1, टो 2, टो 3 और टो एन, ये है यहाँ पे जो पार्टिकल है इसके अंदर, उन पार्टिकल का टॉर्क है। बट एक चीज यहाँ पे कॉमन होगी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सभी का सेम होगा। भाई ऐसा तो नहीं है कि ये पार्टिकल मूव होके यहाँ आ जाएगा, जो जहाँ यस पे होगा वहीं होगा। अगर ये पूरी बॉडी थीटा से मूव करेगी तो वो पार्टिकल भी थीटा ही मूव करेगा, है यस ना। सर। तो यस यहाँ सर। पे जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है सभी मासेस का, जितने पार्टिकल हैं सभी का सेम होगा। एंगुलर यस सर। डिस्प्लेसमेंट विल बी कॉमन फॉर ऑल, सभी का, जितने भी पार्टिकल होंगे सभी का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कॉमन होगा। ठीक है। तो यस सर। अगर हमें टो वन, अगर हमें W1 निकालना है, तो एक छोटा सा पार्टिकल लिया हमने DW1, मतलब उस पार्टिकल में जो टॉर्क है उस टॉर्क ने कितना काम किया, तो वो किसके बराबर होगा। टॉर्क की वर्क डन जब हम निकालते हैं तो टॉर्क की उसके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में मल्टीप्लाई करने पे वर्क डन निकल जाए। ठीक है। यस सर। यस सर। तो अभी अगर हमें टोटल W निकालना हो तो क्या करेंगे, सभी का टॉर्क ऐड कर देंगे। यस सर। टॉर्क 1 डी थीटा, टॉर्क 2 डी थीटा, और यहाँ पे आएगा आपका टॉर्क N डी थीटा। क्लियर है? यस सर। ओके, तो यहाँ पे W की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये क्या है तुम्हारा DW, इसको सपोज कर सकते हैं। ठीक है। यस W1, DW1 है अकेले पार्टिकल का टॉर्क, और DW है पूरी टोटल टॉर्क मिलाकर, टोटल टॉर्क ने कितना वर्क डन किया है। ठीक है, सो दैट इज DW। तो यहाँ पे DW किसके बराबर आ गया, टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2, इन सब के बराबर आ गया। तो इसको टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2 प्लस टॉर्क 3, और लास्ट में हम टॉर्क N लिख देते हैं, और यहाँ पे जो मल्टीप्लाई बाहर लिख देंगे, डी थीटा लिख देंगे। यस सर। तो यहाँ पे DW किसके बराबर आ गया, टॉर्क डी थीटा के बराबर आ गया। ये क्या आ गया हमारा, DW आ गया। यस। ओके। यस अगर सर। हमें यहाँ पे पावर निकालनी है, पावर कैसे निकालते हैं, वर्क डन अपॉन टाइम सर। DW अपॉन dt हो जाएगा। यस सर। तो पावर इज इक्वल टू हो जाएगा DW अपॉन dt। यस सर। तो टॉर्क डी थीटा अपॉन dt, ये क्या होता है, सर। ओमेगा, यस सर। एंगुलर वेलोसिटी। तो P की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, तो ओमेगा आ गई। ठीक है। यस सर। ओके, अभी एक चीज और स्टडी करेंगे, टो का आई के साथ क्या रिलेशन है वो भी हमें निकालना है। अभी देखो वहां पे जब हमारा लीनियर मोशन था, लीनियर मोशन में P की वैल्यू क्या पढ़ी थी हमने, P की वैल्यू FV पढ़ी थी ना हमने, यस सर। फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो यस इससे सर। कंपेयर करके देखो, टॉर्क को हम फोर्स की जगह ले रहे हैं यहाँ पे, ओमेगा को V की जगह ले रहे हैं, यस है सर। ना। तो जितने भी आपके फॉर्मूले पढ़े हमने लीनियर मोशन के अंदर, वो सारे फॉर्मूले सेम टू सेम है, बस थोड़ा सा यहाँ पे आपको उनकी एनालॉगिटी चेंज करनी है कि किसके कंपैरिजन में क्या रखना है वैल्यूज को। ओके। यस सर। जब यस ये सर। इस पे टॉर्क लगाएंगे तो रोटेशनल मोशन होगा, इसका रोटेशनल मोशन होगा तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, है ना। यस सर। तो कितना इंक्रीज होगा काइनेटिक एनर्जी में, भाई शुरू में तो रेस्ट में है, यस सर। इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, इंक्रीज रेट इन काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी को अगर आप डी बाई डी टी कर दो, डी बाई डी टी रेट कह रहा हूं मैं तो इसलिए डी बाई डी टी करा है, और काइनेटिक एनर्जी रेट आ जाएगा। यस सर। तो अब क्या करूंगा मैं, डी बाई डी टी, और के की जगह पे क्या लिखूंगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, के की वैल्यू ये होती है। यस सर।
ठीक है, अब देखो आई तो कांस्टेंट है, तो आई को हम ले लेंगे बाहर, हाफ आई, तो ये हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब ओमेगा स्क्वायर ओमेगा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डी बाई डी ओमेगा ऑफ ओमेगा स्क्वायर और डी ओमेगा अपॉन डी टी। ठीक है, यस सर। इट्स ए पार्ट ऑफ डिफरेंशिएशन, क्योंकि यहाँ पर टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, बट क्वांटिटी हमारे पास ओमेगा है, तो यस हमने सर। क्या किया, ओमेगा डी बाई डी ओमेगा लिखा, तो ऐसे कर सकते हैं, डी ओमेगा अपॉन डी टी आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। जब आप डिफरेंशिएशन पढ़ोगे तो ये सारी चीजें वहां पे और भी क्लियर हो जाएंगी, बट इस यस कंसेप्ट सर। को याद रख लो। अगर डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल है तो उसको उस वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेते हैं। यस सर। तो ओमेगा स्क्वायर का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 ओमेगा आएगा, यस सर। और डी ओमेगा अपॉन डी टी क्या होता है, अल्फा, है ना? यस सर। 2 से 2 कैंसिल हो गया। क्लियर? यस सर। तो ये आ गया आपका आई ओमेगा अल्फा। ठीक है, यस। ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज योर पावर। यस सर। ठीक है यस। भाई, काइनेटिक एनर्जी में चेंज इज इक्वल टू वर्क डन। यस सर। अगर रेट कर दोगे तो पावर के बराबर हो जाएगा, समझ गए? यस सर। तो दैट विल बी इक्वल्स टू पावर दैट इज इक्वल टू टो अल्फा, टो ओमेगा, ओमेगा से यहाँ ओमेगा कट जाएगा, तो टोर्क इज इक्वल टू आई अल्फा आ जाएगा। वहां पे क्या था आपका, एफ इज इक्वल टू एम ए था लीनियर मोशन में, यस सर। तो एम रिप्लेस हो रहा है आई से, अल्फा रिप्लेस हो रहा है ए से। क्लियर है? यस। यस सर। टॉर्क रिप्लेस हो रहा है एफ से, सिंपल। तो इसी को हम सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहते थे, है ना? यस सर। तो सिमिलर कंसेप्ट है। क्लियर है? यस सर। चलो अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन स्टडी करते हैं। तो इस एग्जांपल 7.15 में देखो, जो जो चीजें उसने दे रखी है सबसे पहले हम उनको लिख लेते हैं। ठीक है, so a cord of negligible mass is wound around the rim of a flywheel of mass 20 kg। इसने दिया इसका मास 20 kg, मास इज इक्वल टू 20 kg, और क्या दे रखा है, रेडियस है 20 सेंटीमीटर, रेडियस इज 20 सेंटीमीटर यानी कि 0.2 मीटर। एसटीडी पुल ऑफ 25 न्यूटन। देखो ये यहाँ पे हो गई आपकी पुली, है ना? पुली से यस सर। ये जो है मास एक लटका हुआ है, तो जो इसका वेट है, वेट जो फोर्स लगा रहा है वो है 25 न्यूटन का। ओके, यस सर। और इसका मास है 20 केजी, और इसका जो रेडियस है, ये जो पुली है, पुली का जो रेडियस है दैट इज 0.2 मीटर, 0.2 मीटर इसका रेडियस है। ओके, यस सर। तो अब ये कह रहा है द फ्लाईव्हील इज माउंटेड ऑन ए हॉरिजॉन्टल एक्सिस विद फ्रिक्शनलेस बेयरिंग, कंप्यूट द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द व्हील। इसका हमें फाइंड करना है एंगुलर एक्सेलरेशन। यस। पहली चीज जो हमें फाइंड करनी है वो फाइंड करनी है एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। अभी अभी पढ़ा हमने टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, आई अल्फा। यस सर। लेकिन टॉर्क तो है नहीं हमारे पास, टॉर्क कैसे फाइंड करेंगे? टॉर्क इज इक्वल टू एफ आर। ठीक है, यस। टॉर्क इज इक्वल टू एफ आर। एफ की वैल्यू 25 दे रखी है, आर की यस। वैल्यू 0.2 है, कितना आ गया, 5 न्यूटन मीटर आ गया। यस सर। टॉर्क आ गया आपका 5 न्यूटन मीटर। यस तो सर। अब इसका आई भी निकालना पड़ेगा। आई क्या होगा, देखो ये यहाँ पे सेंटर के अराउंड मूव कर रही है फ्लाई व्हील है, तो इसका आई कितना होता है, एम आर स्क्वायर बाई 2। यस सर। इसको निकाल लो, एम है 20, आर है 0.2 इंटू 0.2, तो ये आ जाएगा आपका 10, 10 इंटू 2, 2 आ जाएगा, 2 इंटू 2 आ जाएगा 0.4 kg मीटर स्क्वायर। ठीक है, आई की वैल्यू निकाल लो। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या हो यस सर। जाएगी, अल्फा की वैल्यू हो जाएगी टॉर्क अपॉन आई,
टोर्क है 5, आई है 0.4, तो ये वैल्यू टोटल हो जाएगी तुम्हारी यस कितनी, 5/0.4, तो ये हो जाएगा 12.5, 12.5 पर सेकंड। पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया यस तुम्हारा अल्फा। अब दूसरा क्या निकालना है हमें, दूसरा पूछा है उसने, फाइंड द वर्क डन बाय द पुल। हमें फाइंड करना है वर्क डन व्हेन 2 मीटर ऑफ द कोड इज अनवाइंड। 2 मीटर कोड इज अनवाइंड, 2 मीटर कोड, ये देखो, मतलब 2 मीटर कोड के लिए कितने राउंड उसको लगाने पड़ेंगे, ये भी तो फाइंड करना पड़ेगा। यस यस सर। तो 2 मीटर कोड के लिए कितने, देखो टॉर्क जो होगा आपका W इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, सर फोर्स तब इंटू डिस्प्ले आर। डिस्प्लेसमेंट। तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसको आर। 2 मीटर कोड को इसने अनवाइंड किया है ना, तो यस डिस्प्लेसमेंट आपका 2 मीटर हो जाएगा, है ना। यस सर। तो F कितना है तुम्हारा 25 है, इसको 2 करो तो आ जाएगा 50 जूल। वर्क डन कितना आ गया तुम्हारा 50 जूल, सिंपल है। यस सर। थर्ड है फाइंड आल्सो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द व्हील एट दिस पॉइंट। एट दिस पॉइंट मतलब जब ये नीचे की तरफ टर्न हुआ है तो काइनेटिक एनर्जी गेन होगी, क्योंकि जब ये अनवाइंड होगा तो नीचे आएगा तो रोटेशन होगा, उसमें रोटेशन होगा तो काइनेटिक एनर्जी उसकी गेन होगी, है ना। तो यस काइनेटिक सर। एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो हमें क्या, देखो आई तो हमें पता है, ओमेगा हमें फाइंड करना पड़ेगा कि जिस टाइम इसकी 2 मीटर कोड अनवाइंड हो रही थी उस टाइम पे उसका ओमेगा कितना है, वो चीज हमें फाइंड करनी पड़ेगी, है ना। यस सर। तो फॉर्मूला लगाएंगे, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा इज 0 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। क्लियर। यस सर। ओमेगा 0 0, क्योंकि इसने रेस्ट से शुरू करा है। यस सर। अल्फा हमें पता है, यस थीटा, सर। थीटा क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। यस सर। आर्क यस कितना है, 2 मीटर वाइंड हुई, 2 मीटर अनवाइंड हुई है रस्सी हमारी, यस है ना। यस सर। तो आर्क हो जाएगी 2 मीटर, रेडियस है इसकी 0.2, तो कितना हो जाएगा 10 रेडियन। यस क्लियर, थीटा की वैल्यू 10 रेडियन, अल्फा की वैल्यू हमें पता है, तो यहां से हमारा ओमेगा आ जाएगा। तो ओमेगा कितना आ गया, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 2, अल्फा कितना है 12.5 इंटू थीटा कितना है भाई 10 है, यस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 250 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। यस यस ये ओमेगा स्क्वायर ही निकाल लिया हमने, क्योंकि यहाँ पे हमें ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू रखनी है। तो के हो यस जाएगा तुम्हारा हाफ, आई की वैल्यू कितनी है 0.4, यस सर। ओमेगा स्क्वायर है 250, आंसर आ जाएगा तुम्हारा 50 जूल। 50। मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। यस सर। ओके, अभी ये कह रहा है कि फोर्थ पार्ट में पूछ रहा है कि कंपेयर आंसर्स टू पार्ट बी एंड पार्ट सी। पार्ट बी और पार्ट सी में आपने क्या देखा कि यहाँ पे 50 जूल हुआ है वर्क डन, और काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आया दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। पहले काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, उसकी 0 थी, है ना। यस सर। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, वर्क डन। यस सर। तो इसीलिए दोनों जो है सेम है, ठीक है। ये कंपैरिजन पूछ रहा है वो कि बी और सी में जो आंसर आया उसका कंपैरिजन बताओ। यस क्लियर है। यस सर। तो क्योंकि डेल्टा के इज इक्वल टू डब्ल्यू होता है, इसी वजह से दोनों का आंसर बिल्कुल सेम है, दोनों एक ही चीज है। जितना यस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा दैट विल बी इक्वल्स टू द टोटल वर्क डन। क्लियर। यस यस सर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन। तो रोलिंग मोशन की जब हम काइनेटिक एनर्जी पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें रोलिंग मोशन को जानना जरूरी है कि रोलिंग मोशन क्या है ना। यस सर। तो रोलिंग मोशन क्या है कि जैसे आपका ये मान लो कोई मास है, कोई बॉल है, बॉल ले लो, सिलेंडर ले लो, ठीक है। ये मान लो इस सरफेस पे रोल हो रहा है। रोल का मतलब क्या है,
कि ये अपने सेंटर के अराउंड भी मोशन कर रहा है, प्लस ये देखो इसका सेंटर ऑफ मास भी मोशन में है। यस सर। ठीक है, तो इसमें दो 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 मोशन हो रहे हैं, लीनियर मोशन भी हो रहा है और रोटेशनल मोशन भी हो रहा है। ठीक है, इट इज ए रोलिंग मोशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशनल मोशन यस एज वेल एज लीनियर मोशन। ठीक है, तो जब यस दोनों सर। मोशन होते हैं उसमें तो हम कहते हैं उसको रोलिंग मोशन। ठीक है, तो अब क्या होता है, इसका जो सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास मान लेते हैं VCM वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। VCM मतलब सेंटर ऑफ मास, क्योंकि हम ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि इसके सेंटर ऑफ मास पे पूरा मास रहता है। ठीक है, मतलब इसका टोटल मास यहीं पे, डेंसिटी उसकी यहीं पे होती है टोटल, तो उसको सेंटर को हम सेंटर ऑफ मास इसलिए कहते हैं। ठीक है, यस सर। तो अब रोटेशनल मोशन की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? अब अगर हमें काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है तो रोटेशनल मोशन की काइनेटिक एनर्जी प्लस लीनियर मोशन की काइनेटिक एनर्जी। यस। ठीक है, तो रोटेशनल मोशन की काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है? हाफ आई W स्क्वायर, यस प्लस लीनियर मोशन की काइनेटिक एनर्जी हाफ M एम वी स्क्वायर। VCM स्क्वायर। अगर ये इसका सेंटर ऑफ मास जो है अगर VCM वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसका ये हो जाएगा। ठीक है, यस सर। ओके। अभी यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू रख देंगे, VCM इज इक्वल टू आर ओमेगा। यस VCM इज इक्वल टू, अगर इसकी रेडियस जो है R है यस तो VCM इज इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक, ओमेगा की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? VCM अपॉन आर सर। R। ठीक है, यस तो यहाँ पे ओमेगा की जगह पे हम लिखेंगे VCM अपॉन R। आई आई क्या हो जाएगा हमारा? आई हो जाएगा M K यस स्क्वायर। आई को लिख देंगे हम M के K स्क्वायर। स्क्वायर, ओमेगा को लिख देंगे हम VCM स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, क्लियर? यस सर। प्लस हाफ M VCM स्क्वायर। अब यहाँ कुछ कॉमन आ रहा है, उसको कॉमन ले लो। हाफ M VCM स्क्वायर कॉमन आ गया, क्या बचेगा? यहाँ बचेगा आपका K स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर प्लस 1। यस ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन। तो किसी भी बॉडी का यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो आप। अब अगर ये बॉल है, बॉल मतलब स्फेयर है, स्फेयर का रेडियस ऑफ जायरेशन अलग होता है ना? कुछ यस 2/5 अंडर रूट R पढ़ा ना हमने, यस सर। ये होता है इसका रेडियस ऑफ जायरेशन स्फेयर में। तो उसकी वैल्यू रख देंगे यहाँ पे तो काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगी। क्लियर? अगर आपका सिलेंडर मूव कर रहा है तो सिलेंडर की रेडियस ऑफ जायरेशन रख देंगे तो आपका सिलेंडर की काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे निकल जाएगी। ठीक है, यस सर। अब उसी पे बेस्ड आपका एग्जांपल नंबर 7.16 है। थ्री बॉडीज, अ रिंग, ए सॉलिड सिलेंडर एंड ए सॉलिड स्फीयर रोल डाउन द सेम इंक्लाइंड प्लेन। इसको देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर है 7.16। एग्जाम्पल नंबर 7.16। 7.16 क्या कहता है? थ्री बॉडीज हैं, ये इंक्लाइंड प्लेन है तुम्हारे पास। यस सर। तो इंक्लाइंड प्लेन में देखो, सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ काइनेटिक एनर्जी वाला, कि रोलिंग बॉडी का जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो क्या होगा? यस सर। हाफ M VCM स्क्वायर यस सर। K स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। R स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब यस यहाँ पे देखो, इसमें ये क्वेश्चन में कह रहा है कि थ्री बॉडीज, रिंग, रिंग है, एक सॉलिड सिलेंडर है एंड सॉलिड स्फीयर। तीन चीजें हैं यहाँ पे। पहला है रिंग, दूसरा है सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर। ठीक है, होलो नहीं है सिलेंडर, सॉलिड है। और तीसरी चीज है एक स्फीयर। तीनों को ऊपर से छोड़ा जाता है इसमें से। यस ठीक है, सर। तो ये यस कह रहा है कि रोल डाउन द सेम इंक्लाइंड प्लेन विदाउट स्लिपिंग। स्लिप नहीं हो रहा है, स्लिप होगा तो ट्रांसलेशनल मोशन होगा, स्लिप नहीं हो रहा है वो। ठीक है, यस सर। यस सर। समझ में आई ना बात? ट्रांसलेशनल मोशन में स्लिप नहीं हो, स्लिप होता है, स्लाइड यस सर। होता है। और रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल, अगर दोनों मोशन है तो उसमें रोल होगा। क्लियर? यस सर। सो द रेडियस
ऑफ द बॉडीज आर आइडेंटिकल, मतलब अगर वो रिंग रहता है तो भी रेडियस उतनी ही है, सॉलिड सिलेंडर होता है तो भी रेडियस उतनी है, स्फीयर होता है तो भी रेडियस उतनी ही है। विच ऑफ द बॉडीज रीचेस द ग्राउंड विद मैक्सिमम वेलोसिटी, अब ये कह रहा है कि कौन सा बॉडी जो है मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ ग्राउंड पे पहुंचेगा। अब देखो ये अगर h हाइट पे है तो मैंने आपको क्या बताया कि काइनेटिक एनर्जी उसकी क्या होगी, यहाँ पे ये आएगी काइनेटिक एनर्जी। यस सर। तो ये काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, क्योंकि पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी उसकी ग्राउंड पे जाने से जस्ट पहले पोटेंशियल एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। यस सर। तो ये आ जाएगा तुम्हारा mgh। तो यहाँ से m कैंसिल कर दो। यस। तो VCM की वैल्यू क्या हो जाएगी, VCM स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh अपॉन k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस 1। ठीक है। यस सर। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि VCM इज इक्वल टू 2gh अपॉन k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस 1 का अंडर रूट, पूरे का अंडर रूट कर दो। यस सर। तो अब ये हो जाएगी उसकी वेलोसिटी। अब देखो सबसे पहले हम रिंग के लिए जाते हैं। रिंग के लिए VCM की वैल्यू क्या होगी, रिंग का रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है भाई, पहली चीज हम निकालेंगे रिंग के लिए। रिंग का जो रेडियस ऑफ जायरेशन है वो r के बराबर होता है। यस सर। तो रिंग के लिए VCM क्या आएगा, 2gh अपॉन r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस 1 का अंडर रूट। तो ये आ जाएगा 2gh अपॉन 2 का अंडर रूट, तो ये आ जाएगा gh का अंडर रूट। तो ये आ गया रिंग का वेलोसिटी। ठीक है। दूसरी चीज क्या है हमारे पास, सिलेंडर है। सिलेंडर का रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है, r स्क्वायर बाई 2। यस सर। k स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर बाई 2। ठीक है। तो यहाँ पे k स्क्वायर की जगह r स्क्वायर बाई 2 रखेंगे। तो सिलेंडर का जो k स्क्वायर होता है वो होता है r स्क्वायर बाई 2, इसमें रखो। तो VCM निकाल लो, ये हो जाएगा 2gh अपॉन 2r स्क्वायर बाई 2r हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। यस सर। सॉरी ये 2 नहीं आएगा ना, यहाँ पे ऊपर 2 नहीं आएगा ना। ठीक है भाई, के स्क्वायर की वैल्यू रख दी हमने r स्क्वायर बाई 2। यस सर। तो यहाँ पे r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1/2 प्लस 1 हो जाएगा आपका 3/2। ठीक है। सो ये हो जाएगा 4/3 gh का अंडर रूट। क्लियर। यस सर। उसके बाद थर्ड आपका क्या है, थर्ड क्या है आपका स्फेयर। स्फेयर का रेडियस ऑफ जायरेशन क्या है भाई, 2। स्फेयर के लिए k स्क्वायर होता है 2/5 r स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पे मैं सीधा लिख देता हूँ VCM रेडियस, जो स्फेयर के लिए VCM आएगा तुम्हारा वो आएगा 10gh अपॉन 7 का अंडर रूट। ठीक है। अब कंपेयर कर सकते हो आप कि किसका रेडियस ऑफ, किसका वेलोसिटी ज्यादा है, किसका वेलोसिटी ज्यादा है। 4/3 है आपका 1 से थोड़ा सा ज्यादा। यस सर। तो ये इससे ज्यादा होगा GH से। यस सर। ये 10/7 ये और भी ज्यादा होगा। यस सर। इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा वेलोसिटी स्फेयर की होगी, उससे कम वेलोसिटी सिलेंडर की होगी, सबसे कम वेलोसिटी रिंग की होगी। समझ आई बात। यस सर। ठीक है। तो फ्रॉम द रिजल्ट ऑब्टेन्ड इट इज क्लियर दैट अमंग द थ्री बॉडीज द स्फीयर हैज द ग्रेटेस्ट एंड द रिंग हैज द लीस्ट वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास एट द बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है। तो इस तरह से करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके। यस सर। चलो कोई डाउट है तो पूछ लो। आई होप कि लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं इसको। चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे चैनल के अर्ली नोटिफिकेशंस मिल सके। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।